आजकल प्यार से शुरू होने वाले रिश्ते कानूनी जंग में खत्म हो रहे हैं। फिर चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, डिवोर्स रेट ऑल टाइम हाई पर है। According to the National Family and Health Survey, divorce rates have surged by 35% over the past 5 years. एक जमाना था जब शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता था। आज के टाइम पे मैरिज को किसी गैम्बलिंग से कम नहीं मानी जाती। एक तरफ सपने होते तो दूसरी तरफ कोर्ट नोटिस। इंडियन मेन का ट्रस्ट ऑल टाइम लो पर है। काफी इंडियन मेन तो शादी करने से भी डरते हैं। 26 से 40 साल की उम्र के 42% युवाओं ने ये कहा कि वो ना तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। एक ज़माना था जब लड़कियां शादी करने से डरती थी बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी और बहुत सारे रीजंस होते। अब लड़के शादी करने से डरते हैं, लेकिन सवाल ये है आखिर क्यों? अतुल सुभाष के जैसे ही सोशल मीडिया पे सामने आया, तब पहली बार मेंस इशू का मुद्दा मेन स्ट्रीम पर सामने आया। लोगों ने बात उठाई कि कैसे देश में खराब लीगल सिस्टम, खराब जुडिशरी सिस्टम और करप्ट गवर्नमेंट सिस्टम के चलते एक बेगुनाह को सहना पड़ता है। असल में ये एक लौता केस नहीं है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 1,24,724 मेल सुसाइड हुए, जिनमें से लगभग 5,900 केसेस मैरिज रिलेटेड इश्यूज जैसे नॉन सेटलमेंट ऑफ मैरिज, डाउरी डिस्प्यूट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डिवोर्स एक्सेट्रा से जुड़ी वजह से अपनी जान ले चुके। कुछ लोगों ने तो डिवोर्स का बिजनेस बना दिया है। 6 husbands case, so 7th and Gotri, yes. And against everybody 498A and filing the maintenance criminal against every husband. All 6 times. This is going to be the exemplary cost on you. One time. You are playing with the law. जब एक झूठा केस दर्ज होता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा सिस्टम पैसे कमाता है। लॉयर्स, एक्टिविस्ट, फेक विटनेस, खराब पुलिस और न्यूज चैनल्स भी। और शॉकिंग बात तो ये है कि फेक केसेस की वजह से हर 5 मिनट में एक मैरिड मैन ने सुसाइड की है। सेक्शन 498A डाउरी हरेसमेंट लॉ कहता है, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड of a woman subjecting to cruelty, whoever being the husband or the relative of husband of a woman subject such woman to cruelty should be punished with imprisonment for a terms and shall also be liable to fine। इसे महिलाओं को उनके पति और ससुराल वालों से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन कई औरतें इसका मिसयूज कर रही है फॉर सेटल स्कोर अगेंस्ट हस्बैंड और उसी मर्द को बर्बाद कर रही है जिसके साथ उन्होंने साथ फेरे लिए थे। मिसयूज इतना बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तब 498A के मिसयूज का कंसर्न जाहिर किया था और 498A केस में कन्विक्शन रेट सिर्फ 15% है। 88% कंप्लेंट तो विड्रॉ हो जाती है। इस गैप से साफ लगता है बहुत से केसेस बस झूठे एलिगेशन पर दर्ज हुए या साबित नहीं हो पाए। 498A का डर ही काफ़ी होता है किसी मर्द या उसके परिवार वालों को मेंटल टॉर्चर देने के लिए। इस वजह से कई मासूम मर्दों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। 498A का मिसयूज पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। पहले बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट कर लिया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, लेकिन रियलिटी में कई जगह पुलिस बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट कर लेती है और इसी वजह से मर्द और उनके पेरेंट्स को अननेसेसरी हरेसमेंट फेस करना पड़ता है। हमें इक्वेलिटी चाहिए, लेकिन क्या इक्वेलिटी का मतलब ये है कि कानून सिर्फ एक तरफ का सच देखे? ये कौन सा न्याय है जहाँ एक जेंडर को विक्टिम बना दिया गया है और दूसरे को विलन? हमारी सोसाइटी ने एक नैरेटिव बना दिया है कि औरतें कभी झूठ नहीं बोलती और सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा है द सोल टेस्टिमनी ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स इज सफिशिएंट टू कन्विक्ट द अक्यूज अनलेस प्रूवन इन द केस ऑफ रेप, मोलेस्टेशन एंड हरासमेंट इफ इट इज फाउंड क्रेडिएबल एंड ट्रस्टवर्दी एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल एविडेंस अनलेस देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन। यानी अगर किसी रेप, मोलेस्टेशन या हरासमेंट केस में लड़की का बयान सच और भरोसेमंद लगता है तो सिर्फ उसी के बयान से ही किसी दोषी को साबित किया जा सकता है। मेडिकल रिपोर्ट्स की ज़रूरत तभी होती है जब लड़की के बयान में कोई उलझन या झूठ लगे, तो सिर्फ उसी के बेसिस पर FIR दर्ज हो सकता है और लड़का अरेस्ट भी हो सकता है। IPC 375 रेप लॉ के मुताबिक सिर्फ फीमेल को ही विक्टिम माना गया है, पर आज जब सोसाइटी इवॉल्व हो चुकी है और फॉल्स केसेस बहुत सारे सामने आ रहे हैं तो ये बायस अनबायस बन चुका है। अगर किसी लड़के का रेप होता है तो रेप लॉ मेल विक्टिम को प्रोटेक्ट नहीं करता। मेल विक्टिम रेप डाटा कलेक्ट ही नहीं किया जाता और उनका सोल स्टेटमेंट सिस्टम में ट्रस्टवर्दी एविडेंस नहीं माना जाता जैसे लड़की के केस में होता है। जब लड़की रेप का शिकार होती है
तो उसका बयान पावरफुल वेपन बन जाता है। लेकिन जब मर्द वही दर्द लेकर आता है तो उसका बयान एक मजाक या एक डाउट बन जाता है। मर्द भी इंसान है, उसकी भी इमोशंस है, जिंदगी है। लड़कियों के अधिकार जरूरी है, लेकिन मर्दों का वजूद भी उतना ही मायने रखता है। सिस्टम इतना बायस हो गया है कि मर्दों को अपनी मासूमियत साबित करने के लिए सालों लग जाते हैं। जब तक इनोसेंस साबित ना हो, सोशल स्टिग्मा, जॉब लॉस और कोर्ट फी का बोझ उठाना पड़ता है। कई मर्दों की मेंटल हेल्थ कोलैप्स हो जाती है। कुछ तो इस लीगल हरेसमेंट की वजह से अपनी जान तक दे बैठे हैं। जब कोई झूठा केस करता है तो सिर्फ कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एक मासूम इंसान की जिंदगी से खेल होता है। भारत के आईपीसी में ऐसे कई सेक्शंस है जो झूठे कंप्लेंट देना, झूठा इल्जाम लगाना या किसी की इमेज खराब करने के लिए सजा देते हैं। सेक्शन 211 के तहत अगर कोई किसी पर संगीन जुर्म थोपता है तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ कागज तक सीमित है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत ही कम ऐसे केसेस में पनिशमेंट होती है। कोर्ट और पुलिस अक्सर बेनिफिट और डाउट देकर कंप्लेंट को छोड़ देती है। इसी वजह से झूठा केस करने वाले बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के छूट जाते हैं, जबकि जिसके खिलाफ केस होता है उसका समय, इज्जत, पैसा और मेंटल हेल्थ सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फेमिनिज्म का असली मकसद था इक्वेलिटी, पर आज कुछ लोगों ने उसे एक वेपन बना दिया है जिसे वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। सोसाइटी, मीडिया और कोर्ट भी लड़की के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन सच ये है, दर्द का कोई जेंडर नहीं होता। झूठ बोलने की कैपेसिटी भी जेंडर बायस नहीं होती, और फॉल्स केसेस की वजह से जेन्युइन विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलता। अगर कानून बराबरी का है तो इंसाफ भी बराबरी का होना चाहिए। ये लॉ का नहीं, सिस्टम का इम्बैलेंस है। गलत औरत हो या मर्द, कानून का साथ सच के साथ होना चाहिए। जुडिशरी का स्लो प्रोसेस सिस्टम भी इस दर्द को और गहरा बना देता है। जब सच साबित होने में 10 साल लग जाते हैं तब सच भी थक जाता है, और जब सच थक जाता है तब इंसाफ सिर्फ एक किताबी लफ्ज बनकर रह जाता है। इस स्लो जुडिशरी सिस्टम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट गरीब आदमी पर पड़ता है, जिसके पास ना अच्छा वकील होता है, ना पैसा, ना वक्त। उसके लिए लीगल प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाता है। वो हर सुनवाई पे छुट्टी लेता है और किराए पे कोर्ट जाता है। एक वक्त था जब एलिमनी सिर्फ उन महिलाओं के लिए होती थी जो सच में मजबूर थी, जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, जिनकी जिंदगी बस घर और बच्चों तक सीमित थी। लेकिन आज अर्निंग वुमेन्स भी एलिमनी क्लेम करती है और कोर्ट भी मिनिमल मेंटेनेंस दे देता है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये उनका हक है या बस रिवेंज? अगर किसी आदमी की पत्नी का अफेयर होता है और वो डिवोर्स चाहता है तो लॉ कहता है कि अगर डिवोर्स का कारण पत्नी का अडल्टरी है तो उसे एलिमनी या मेंटेनेंस नहीं मिलता। लेकिन ये तभी लागू होता है जब अफेयर क्लियरली प्रूव हो। इसका मतलब ये है, अगर हस्बैंड अडल्टरी को कोर्ट में प्रूव कर देता है विद सॉलिड एविडेंस, तब पत्नी का मेंटेनेंस का राइट खत्म हो सकता है। लेकिन अगर प्रूफ नहीं है और सिर्फ शक या सस्पिशियस के बेस पर कोर्ट मेंटेनेंस डिनाई नहीं करती। लेकिन अगर वाइफ फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और हस्बैंड खुद अर्निंग कर रहा है तो कोर्ट उसके अडल्टरी प्रूव होने के बावजूद भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अंडर सेक्शन 125 इन ब्रैकेट 4 ऑफ CRPC के तहत टेम्परेरी मेंटेनेंस देती है, चाहे पत्नी गलत हो या नहीं। इसी वजह से कई मर्द कोर्ट में अपना केस साबित करने के बावजूद भी फाइनेंशियली बर्डन होते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ्स और सोसाइटल बायस मर्द के ऊपर होता है। जब तक आप अडल्टरी क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ प्रूव नहीं करते, वाइफ का राइट एलिमनी पर बना रहता है, चाहे उसने ट्रस्ट तोड़ा हो या नहीं। जब तक एक मर्द का दर्द और आंसू हेडलाइन नहीं बनते, तब तक किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ना उसे कोई पूछता है, भाई तू ठीक है? वही दूसरी तरफ एक औरत जब रोती है तो पूरा समाज उसके साथ खड़ा होता है, और कई फीमेल्स इसी चीज का फायदा उठाती है। और जब मर्द खुद को खोने लगता है तो सोसाइटी कहती है, बी अ मैन। वैसे तो ये सिलसिला बचपन से ही शुरू हो जाता है, जहाँ एक मर्द से उसके इमोशन बचपन में ही छीन लिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का है। माँ बाप, सोसाइटी, टीचर्स सब ये सिखाने में लग जाते हैं कि मर्द कभी रोते नहीं, और ऐसे ही वो बड़ा हो जाता है। वो समझ जाता है कि रोना कमजोरी है, मर्द कभी रोते नहीं। ये लाइन ने हमेशा उसके दर्द को दबा दिया। ना वो मेंटल हरेसमेंट बोल सकता है, ना इमोशनल टॉर्चर। इसलिए एक अकेला मर्द कभी कभी सब कुछ सहकर भी कुछ नहीं कह पाता। हम ये नहीं कह रहे कि सारी औरतें गलत होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हर मर्द भी गलत नहीं होता। जब तक हम जेंडर के नाम पर कानून लिखते रहेंगे, तब तक इंसाफ एक तरफ झुकता रहेगा। हमें ऐसा कानून चाहिए
जो ना मर्द के दर्द को इग्नोर करे और ना औरत के सच को दबाए। हमें जेंडर न्यूट्रल लॉ चाहिए जहाँ इंसाफ नाम के हिसाब से हो, ना कि जेंडर के हिसाब से। ये वीडियो किसी जेंडर के खिलाफ नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो इंसाफ का मतलब समझते हैं। लेट्स रेज योर वॉइस, नॉट अगेंस्ट वुमन बट फॉर द ट्रूथ, बिकॉज सच कभी जेंडर का मोहताज नहीं होता। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो आपके विचार कमेंट में ज़रूर बताइए।